माइक टेस्टिंग। ओके, एवरीथिंग लुक्स गुड। ऑलराइट, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट गिर गई है, तो मैंने 24 जैन 2023 को एक वीडियो बनाया था। एक वीडियो बनाना था, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, उतनी बैंडविड्थ नहीं थी, तो मैंने एक पोस्ट डाल दिया था दैट हे विजडम सीकर्स, मकर संक्रांति जस्ट गई है, बसंत पंचमी आ रही है, रिपब्लिक डे आ रहा है, राइट? तो थोड़ा अच्छा मंथ है, नहीं न्यू ईयर भी इसी महीने था, सो इट्स गुड टाइम टू बाय स्टफ। मैं तो हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ व्हेन इट्स अबाउट बाइंग स्टॉक, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे मुहूर्त ट्रेडिंग हो, दिवाली की, राइट? तो इन इवेंट्स पे मैं कुछ ना कुछ टोकन के लिए खरीदता जरूर हूँ। तो इस बार भी मैंने इंडिकेट किया था दैट आई एम बाइंग दीज 9 स्टॉक्स, और इन 9 के बारे में हम आज बात करेंगे कि मैंने यही 9 क्यों चूज करे थे, और 2 मैंने बताए थे कि मेरे रेडार में है, टाटा कंज्यूमर एंड IEX। आई वॉज प्रिटी श्योर दैट थिंग्स आर फॉलिंग, थिंग्स आर एट वेरी गुड लेवल एंड दे विल कंटिन्यू टू फॉल, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। लेकिन मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, तो मैंने बाइंग तो अपनी इस वीक स्टार्ट कर दी थी। आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो 28 जनवरी सैटरडे को, और मैंने ये पोस्ट कर दिया था ट्यूसडे को ही, ठीक है? तो कोई ये नहीं बोल सकता भाई कि ठीक है कि फ्राइडे को मार्केट गिर गया है या थर्सडे को मार्केट गिर गया, तो मार्केट गिर गया देख के तो कोई भी बता सकता है कि मार्केट गिर गया है। मार्केट गिरने से पहले क्या करना होता है, हाउ टू एक्यूमुलेट फंड्स प्रॉपरली, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। मार्केट गिरने से पहले क्या खरीदता था, मार्केट गिरने के बाद क्या खरीदता हूँ, कब क्या खरीदने वाला होता हूँ, टाइम से पहले बता देता हूँ, ठीक है? तो इस चैनल की खासियत यही है कि यहाँ पे ना आउटपुट्स का एनालिसिस नहीं किया जाता, यहाँ पे फ्यूचर की प्रिपरेशन की जाती है। दैट्स कॉल्ड विजडम, एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन। तो सबसे पहले 9 स्टॉक्स की बात करते हैं कि मैंने यही क्यों चूज करे। थोड़ी आवाज खराब हो सकती है क्योंकि माशाल्लाह 10-15 दिन तो बीमारी था, थोड़ा रिकवर हो गया हूँ। तो 9 स्टॉक्स यही क्यों चूज करे। सबसे पहली बात, मैं इन सब में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, आज से नहीं, 6 महीने से नहीं, 1 साल से, 1.5 साल से नहीं, काफी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ, और मेरे पोर्टफोलियो में ये सब हैं। तो मैं यूजुअली इन्हीं की बाइंग प्रेफर करता हूँ जब मार्केट फॉल होता है, तो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, तो अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में भी अगर कोई अच्छे लेवल से मुझे लगता है तो मैं कुछ खरीदने की सोच लेता हूँ, चेष्टा करता हूँ। ये तो थे स्टॉक्स के नाम। अब क्यों वो बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं, ग्रो के टर्मिनल पे दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात आती है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक 24 फेब को आप देख सकते हो, 24 फेब 2023 को ये 1700 वगैरह के लेवल पे पहुंच गया था, ठीक है? कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, मतलब डे इन डे आउट ये पॉजिटिव होता जा रहा है, अप मूव देता जा रहा है, अप ट्रेंड में जाता जा रहा है। RSI आ गया था 70 के पास, ठीक है? तो डाउनफॉल इसने देना था, इसीलिए ये टेक्निकली इवन दो लॉजिकल नहीं था, लेकिन मैंने अपने पोस्ट में इसका नाम शामिल करा क्योंकि मेरे को पता था इट विल कम डाउन सून, क्योंकि बैंक का करेक्शन था पेंडिंग और मार्केट जा रहा था नीचे। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे गया तो HDFC बैंक ने उसको लीड करना था, और इत्तेफाकन HDFC ओवर बॉट जोन में आ गया था। तो बैंक निफ्टी यहाँ देखो, बैंक निफ्टी यहाँ दिखा भी रहा है 3.13% डाउन। तो ये होने से पहले HDFC बैंक मैं परचेज करने वाला हूँ, मैंने बता दिया था। ये फॉल बाद में आया, ठीक है? तो ये बड़े बड़े रेड कैंडल बने, और ये जो 1700 जा रहा था भाई साहब, वो 1500 भी टच मार दिया, 1590 की रेंज में भी आ गया था, ठीक है? तो काफी नीचे आ गया है। बट अगर ऐसा नहीं भी होता, कोई गारंटी थोड़ी थी कि इस वीक हो जाएगा, तो मैं अपनी रेपुटेशन दांव पे क्यों लगाऊं कि मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये नीचे आ जाएगा इन फ्यूचर। वेल, वो लॉजिक मैं बताऊंगा HDFC बैंक का कि मैं क्यों कंफर्टेबल था इसको यहाँ पे भी बाय करने के लिए, ठीक है? हालांकि नहीं करता, मैं नीचे आने का ही वेट करता जो आ गया है, लेकिन मैं फिर भी काफी कंफर्टेबल था वैल्यूएशन की वजह से, वो बताऊंगा बाद में, ठीक है? नेक्स्ट इज PI इंडस्ट्री के तो एकदम मार्केट ने ऐसा लग रहा है कि कपड़े फाड़ के रख दिए। 3600 रुपए से ये शेयर 3000 के नीचे जा चुका है। रिवर्सल देने का टाइम आ गया है, काफी टाइम से अंडर सोल्ड में है, मल्टीपल डेज। फंडामेंटली इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, आई कैन एश्योर यू फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है फिलहाल, लेकिन इतनी सारी सेलिंग के बाद मुझे लगता है बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के रेडार में ये स्टॉक इतना है ही नहीं। क्यों नहीं कूदे लोग इस पे, क्यों नहीं कूदे लोग जब ये 3000 ब्रीच कर गया, ठीक है? ये क्यों कंटिन्यूसली नीचे ड्रॉप मारता जा रहा है? तो ये इंडस्ट्रीज इज समथिंग दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल बाइंग बिकॉज ये काफी ओवरसोल्ड जोन में है और काफी अच्छा वैल्यूएशन इसमें मिल रहा था। नेक्स्ट इज डॉक्टर लाल RSI 30 नीचे ब्रीच कर दिया, डाउन ट्रेंड है ऑफ कोर्स, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब सारे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सेम कहानी है। IDFC फर्स्ट बैंक फंडामेंटल बहुत अच्छा है, ओवरसोल्ड जोन में बार बार मिलेगा इसकी, और अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज अब काफी कम है। तो थोड़ी वो चीज भी ध्यान में रखनी है कि बहुत ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन से IDFC में मिलने थोड़े मुश्किल है। अब ये 35-40 पे मिलेगा, थोड़े चांसेस कम है, रहेगा 50 के ऊपर, 40-45 के ऊपर, 40 वहीं रहेगा, मतलब क्योंकि अब लोगों के रेडार में है और अब तो फंडामेंटली अच्छा हो चुका है, पहले फिर भी उतना नहीं था, ठीक है? इन्फोएज भी बहुत भयंकर पिटाई हुई है, राइट? आई डोंट नो, ये 3600-3500 पे आ चुका है, ठीक है? तो ये भी डाउन ट्रेंड में है, RSI 36 का है, ओवरसोल्ड हो रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स मैंने मंडे ट्यूजडे से बाइंग आई थिंक इसकी स्टार्ट करी थी। मंडे को क्या था, 23
23 को, हाँ 23 को देखो इसकी लास्ट कैंडल थी ओवरसोल्ड जोन में, उसके बाद ये अप मूव ही दिया है। तो मैंने परचेजिंग एक्चुअली बहुत ही ऑप्टिमल टाइम पे स्टार्ट कर दी थी। सस्ता नहीं है, बहुत महंगा स्टॉक है। रेट वाइज नहीं कह रहा हूँ कि 3,500 का है, उस हिसाब से तो मैं इससे भी महंगा स्टॉक बताने वाला हूँ आगे। लेकिन पी रेशियो आई बिलीव अभी भी बहुत बहुत महंगा है। लेकिन क्या करें, कुछ स्टॉक होते ही ऐसे। बिलो 30 RSI जा चुका है टाइटन का। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए। हालांकि टाइटन ने मुझे हमेशा धोखा दिया जिंदगी में। काफी टाइम पहले जब ये 1500 रुपए का हुआ करता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मन था लेने का। लेकिन इतनी कम अर्निंग पे उतना ज्यादा पी रेशियो था इसका कि मेरे को लगा कि बेवकूफी है इसको लेना, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन बाद में इसकी अर्निंग्स कैचअप कर गई और ये और महंगा हो गया। 1500 का जो शेयर था, स्टॉक था, वो एक साल से पहले 2500 पहुंच गया। आई वाज लाइक व्हाट। तो मार्केट ये देख रहे हो ना, ये सम इसी के आसपास की मैं शायद बात कर रहा हूँ। ये तो फिर हाँ 2022 के आसपास का इतनी ज्यादा मूव दिया है, 2700 चला गया, फिर कंसोलिडेट मारा, अब थोड़ा नीचे आ गया है। अब थोड़ी चेष्टा की जा सकती है। टाइटन, तनिष्क हो गया, टाइटन वगैरह स्टफ लाइक दैट। टाटा ग्रुप है, बीइंग लेड बाय गुड पीपल, 27.9 का RSI है, ओवरसोल्ड। बजाज फाइनेंस महंगा स्टॉक। बजाज फाइनेंस से लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम होता दिख रहा है। काफी कंसोलिडेशन के बाद अब डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ गया है, ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। RSI 25 के नीचे चला गया है, ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि मतलब 65 के नीचे जब ये आ गया था तो मेरे रेडार में आ गया था ढंग से, और वहां से बहुत बड़ी बड़ी सेलिंग, मेरी उम्मीद से ज्यादा सेलिंग आई वुड से आ गई है। जब ये 58-59 तक आ गया था तब भी मैंने परचेज किया था। अब 5800 भी बिलो मार चुका है। ये वाला जो RSI वाला जोन देख रहे हो, ओवरसोल्ड वाला 5800 समथिंग है ना। हाँ, मैंने 58 और 59 के बीच ही बाइंग करी थी। हालांकि इतनी जल्दी तो मैं एवरेजिंग नहीं करूंगा। 50 का भी 5760 का है अभी भी मेरे रेडार में है बिल्कुल, और लेने लायक है बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। आई एम प्रीटी श्योर। डाउन ट्रेंड, ओवरसोल्ड। नेक्स्ट कम्स रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ओवरसोल्ड मिले इसके चांसेस कम होते हैं। ऑफ कोर्स देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश की GDP क्या चल रही है, देश की स्टॉक मार्केट कैसे जा रही है, उन सारी अर्थव्यवस्था वगैरह जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों में रिलायंस का अच्छा खासा रोल रहता है। काफी बड़ी कंपनी है, काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है। लॉन्ग रन के लिए ब्लू चिप स्टॉक है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, सबके लिए सुटेबल है। कोई सब्सिडी लिस्ट नहीं है। 2400 के नीचे काफी ज्यादा अच्छा प्राइस है, और ये 2337 पे मिल रहा है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, ठीक है। कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। ये 69 नौवां महीना कौन सा होता है, सितंबर, तो ये 16 सितंबर को भी 2349 का था। और अब वो सितंबर कौन सा बता रहा हूँ मैं, ये 16 सितंबर 2020 का बता रहा हूँ। ये 15-16 सितंबर 2020 का है, जब ये 2345 वगैरह का मिल रहा था। 2337 का मिल रहा है ये 28 जनवरी 2023 को। तो ऑफकोर्स कंसोलिडेशन है, बहुत ऊपर गया, थोड़ा लोगों ने ट्रेड करना शुरू करा। थोड़ा ये भी था ना कि काफी टाइम के बाद चलना स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा एक्टिविटी काफी ज्यादा हो गई थी बीच में। बिलो RS ये ओवरसोल्ड जोन में तो ये वैसे आता है, ठीक है। खैर, लेकिन पोर्टफोलियो को थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए, डिफेंसिवनेस देने के लिए, थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। अब आ जाओ HDFC बैंक पे। HDFC बैंक का देख सकते हैं 50 डेमा के ऊपर है, 200 डेमा के नीचे ऊपर है, सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। हालांकि 50 डेमा को ब्रीच कर सकता है बहुत जल्दी। लेकिन पी रेशियोज का देखो, पी रेशियोज का तो वो मिल रहा है यार जो थोड़ा सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है कि प्री कोविड मिलता था। अर्निंग्स बढ़ती चली गई है, प्राइस घटता चला गया, जिसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे आ गया है। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। इतने अच्छे फंडामेंटली बैंक लेंडिंग लीड कर रहा है सॉर्ट ऑफ ये हमारी कंट्री में, और 20 के पी पे मिल रहा है। आई एम प्रीटी कंफर्टेबल। पी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे पी रेशियो जो है मीडियन पी को ब्रेक कर चुका है। 24 जनवरी को मेरे रेडार में आ गया था, और ये 25 जनवरी के आसपास ही मीडियन पी को ब्रीच करा है। तो वैल्यूएशन वाइज प्रीटी कंफर्टेबल। 43 का पी है, मीडियन इसका 46.9 ऑलमोस्ट 47। डॉक्टर लाल तो मुझे लग नहीं रहा है काफी ठीक ठाक टाइम तक ऊपर जाएगा, लेकिन अपने मीडियन पी की तरफ आ रहा है और अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। यहाँ पे बहुत हैवी बाइंग नहीं की जा सकती, लेकिन एवरेजिंग के लिए मैं इसको परचेज जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने इसको लास्ट टाइम जितना भी परचेज किया रेगुलरली वो काफी हाई प्राइसेस पे था, काफी हैवी वैल्यूएशन पे था। एक ये अर्निंग पर शेयर बहुत नीचे थी, लेकिन प्राइस बहुत ऊपर चल रहे थे इस टाइम। तो खैर, अभी टाइटन की कहानी दिखाता हूँ, ये सिमिलर है। उस समय किया था तो अब मेरे को तो करना ही चाहिए। सेम गोस फॉर डीमार्ट, सेम गोस फॉर टाइटन। IDFC फर्स्ट बैंक 50 डेमा के नीचे, 200 डेमा को ब्रीच करेगा, चांसेस कम है। ये थोड़ा चार्ट अजीब सा आ रहा है, क्योंकि काफी टाइम तक तो इनकी अर्निंग ही नेगेटिव्स में थी, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन मैं दूसरा टूल है मेरे पास जो मैंने परचेज किया हुआ है रिसर्च के लिए, मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक फॉर अ सेकंड थॉट, मैंने क्या कहते हैं, मतलब टू बी डबल श्योर कि लेने लायक है कि नहीं, मैं ये इन्वेस्टर के स्टॉकोमीटर पे भी गया हूँ, जहाँ पे ये 5 पैरामीटर पे एनालिसिस करते हैं। इट्स हैविंग करेंटली ग्रीन स्टार्स इन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ट्रेंडी लाइन एक वेबसाइट है, वो भी स्कोर देती है, वहाँ भी फंडामेंटली अच्छा दिख रहा है, वैल्यूएशन वाइज अच्छा दिख रहा है। तो आई एम प्रीटी कंफर्टेबल बाइंग IDFC फर्स्ट बैंक, इवन दो ये 17.2 के पी पे मिल रहा है, और पहले इसका पी कुछ खासा रहता भी नहीं था, और इसका भी जो प्राइस है वो यूजुअली 40s 30s पे बहुत मिला है IDFC फर्स्ट बैंक लोगों को, लेकिन अभी ये क्लोज टू 60 चल रहा है, 55 अप्रोक्स चल रहा है। आई एम कंफर्टेबल बाइंग इट, ठीक है। नॉट बिकॉज की 55 रुपए का शेयर है, वैल्यूएशन भी देखनी पड़ती है, नहीं तो इस प्राइस में तो जोमेटो भी मिल जाएगा। इन्फोएज की बात करें, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे मीडियन पी इसका खैर ये तो अलग ही तरीके के शेयर होते हैं। इसमें तो बहुत कंपनियां जुड़ी हुई हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखोगे, कंसोलिडेटेड देखोगे, नौकरी नाम से आएगा,
एवरेज लग रहा है, एवरेज वैल्यूएशन है। 14 नवंबर 2022 को अपडेट हुआ है खैर, लेकिन उसके बाद तो खैर काफी करेक्शन हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर सॉर्ट ऑफ बढ़ी है। मैं अभी देख रहा हूँ, मैं ढंग से उतना देखा नहीं है। 14 नवंबर के बाद तो काफी प्राइस करेक्ट हुआ ही है, तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस हैं कंसर्न वो थोड़े ठीक होते दिख रहे हैं, थोड़े रीजनेबल होते दिख रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट सारे मूविंग एवरेज के नीचे सारे, ये इसी पॉइंट पे मैंने बाय करा है, इसी पॉइंट पे जहां से रिवर्सल दिया जो मैं बता रहा था। पी रेशियो मीडियम पी के नीचे आ गया, सब अच्छा लग रहा है। टेक्निकली नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेजेस के नीचे जा रहा है, ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। लेकिन कुछ नॉलेज ऐसी होती है स्टॉक मार्केट की जो चार्ट्स देख के और किताबें पढ़ के नहीं आती भैया। एट द एंड ऑफ द डे है तो पी 98.4 का ही। आरओई क्या, आरओसी क्या है, 15 के आसपास ही है, लेकिन स्टॉक पी क्या चल रहा है, 100 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये वेबसाइट क्या कहती है इसके बारे में? मुझे वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं वैसे ऑल इन ऑल देखा जाए, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखूंगा तो ठीक है। रेड स्टार बिलो एवरेज, मैं तो बैड ही बोलूंगा। अब 90 का पी होता है क्या? हालांकि थोड़ा ये सब करेक्ट ही हो रहे हैं, एडजस्ट ही हो रहे हैं। एफएमसीजी हो गया, ये मार्ट वगैरह, डी मार्ट वगैरह हो गए, टाटा कंज्यूमर हो गया, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, जो भी है। टाइटन देखो, सारे मूविंग एवरेज के नीचे, मीडियन पी के नीचे। ठीक है, यहाँ देखो ये पीछे जो ब्लू रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना, ये कितने लो हैं और ये प्राइस कितनी ऊपर है। अर्निंग्स है नहीं, लेकिन प्राइस ऊपर भगता जा रहा है। इस समय काफी लोग रेडार में था, ऐसा लग रहा था 3000 क्रॉस ही मार जाएगा। ऑलमोस्ट 2800 हिट मारा था ये, लेकिन अब जाके मीडियन पी के नीचे आया। लेकिन इसका जो मीडियन पी है वो 78 है, अब ये पी पे मिल रहा है 65। ठीक है, आरओसी आरओई बहुत हैवी अच्छा है। ठीक है, मार्जिन काफी अच्छे हैं ज्वेलरी बिजनेस में। ठीक है, कंपनी अच्छी, टाटा ग्रुप लीड कर रहा है। ठीक है, लीडरशिप अच्छी है, सब बढ़िया है। ज्वेलरी डिवीजन प्राइमरी रेवेन्यू आ रहा है इनका। तनिष्क है जो, मार्जिन उनके भी काफी अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू गोल्ड। अपने सेक्टर में तो सबसे ज्यादा पी यही पकड़ के बैठा है पीयर्स के मुकाबले, और आई एम कंफर्टेबल बाइंग इट। 1500 रुपए का जो मैं बता रहा हूँ मामला, वो कहानी यहाँ की है 8 जनवरी 2021 की। ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, मूविंग एवरेजेस के नीचे था, थोड़ा नीचे आया 1420 तक आया, लेकिन उस समय मैं मार्केट में एक्टिव था नहीं, तो मैंने नहीं देखा कि 50 डेमा के नीचे आ गया है और यूजुअली इसके नीचे नहीं आता है तो ले लूं। नहीं किया ध्यान, उस समय मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था, इस दौरान भी नहीं कर रहा था। 1400-1500 में झूले जा रहा था, जैन से राइट 2021। तो ये देख रहे हो आप, 187 का पी मजाक चल रहा है, 132 का पी, 100 का पी भी महंगा है, 90 का पी भी महंगा है, 80 का पी भी महंगा है। पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्राइस ऊपर चलता चला गया और पी रेशियो धीरे धीरे करेक्ट होता चला गया। बेसिकली क्या हुआ, अर्निंग्स बढ़ती चली गई, प्राइस घटता चला गया, तो पी एडजस्ट हो, ऐसा हुआ है। ठीक है, अर्निंग्स ने कभी प्राइस के साथ सिंक में आना था, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लग भी नहीं रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये प्राइस यहीं डोलता रहता, अर्निंग बढ़ती चली जाती, वो भी सस्टेन नहीं होता, तो घूम फिर के प्राइस नीचे आने था। अभी ये एक तरफा आया एकदम, 1 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2023 तक गिरा ही है। ठीक है, पी रेशियो तो बढ़िया लेन लायक लग रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, मीडियम पी के नीचे। इतने अच्छे स्टॉक ऐसे इतने पे भी मिल जाए तो बहुत है। अब रेट 2400 चल रहा है, 2440 चल रहा है, 2600 चल रहा है, डज नॉट मैटर। इतना ब्लू चिप स्टॉक है, कई लोग रेडार में है, बड़े बड़े इंडेक्सेस को गिरा सकता है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अकेला। ठीक है, फंडामेंटल इतने फ्रीक्वेंटली इसके देखने भी सही नहीं है, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी देते हैं। राइट, लीडिंग कंपनी है, तो रखो इसको, रिटेल के लिए रखो, चाहे जियो के लिए रखो, चाहे ऑयल एंड गैस के लिए। तो मैं पहले भी बताया कि कौन ही यूजुअली निवेश करता है इसमें। सो दीज आर द 9 स्टॉक्स दैट आई एम बाइंग। रीजन बता ही दिया। थोड़े रेडार में टाटा कंज्यूमर वगैरह भी थे, लेकिन उतने मजेदार प्राइस मेरे को नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मूविंग एवरेजेस के नीचे है, पी रेशियो मीडियम पी फिर भी काफी ज्यादा है फिलहाल। ठीक है, और एफएमसीजी सॉर्ट ऑफ अभी एडजस्ट ही हो रहा है, पी रेशियो जो उसके हैं सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है एडजस्ट हो रहे हैं। आईएक्स देखो, लेकिन सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, लेकिन मीडियम पी इसका 36 है और ये भी 41 पे चल रहा है। 10-15% इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी एडजस्ट हो जाएगा ना, तब भी मुझे शायद उतना कंफर्ट नहीं आएगा कि मैं एक लमसम बाइंग करूं। आईएक्स जो है वो मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो में, मेरे कोर पोर्टफोलियो में नहीं है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मैं यूजुअली कम बार बाइंग करता हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में कर लेता हूँ। ठीक है, लेने लायक तो वैसे मुथूट फाइनेंस भी है, कोटक महिंद्रा भी है, बहुत शेयर है लेने लायक। मैं लेकिन अपने पोर्टफोलियो में, अब कैपिटल तो लिमिटेड ही है, मैं अपने पोर्टफोलियो में, हम लॉन्ग टर्म क्योंकि इक्विटी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जो भी लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं उसको वक्त आते ही ले लेते हैं। 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए नीचे आएगा, उतने लालच की कोई गुंजाइश नहीं है जिंदगी में। मैं तो हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई थोड़े से लेवल नीचे आए तो ले लूंगा, सोच के बैठे मत रह जाना, कब घूम जाएगा पता नहीं लगेगा। और अगर 100 रुपए का है ही सीन ना, तो एक बार बाहर कुछ एक स्नैक कम खा लेना, उतने पैसे रिकवर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि यही ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, एक बार चिली पोटैटो कम खा लेना, या फिर वो भी नहीं करना, तो जब तुम्हें बेचना होगा तो ध्यान रखना कि हाँ ये रिलायंस मैंने 2600 का लिया था, मैं 2500 का लेना चाहता था, तो जब बेचना होगा तुम्हें तो तुम 100 रुपए बढ़ने का वेट कर लेना। ठीक है, दैट्स इट। वेट करना सेंसिबल नहीं है। पूरा मार्केट एक तरफा नीचे जा चुका है। ठीक है, अडानी वडानी भाई साहब भी 20-20% नीचे जा रहे हैं, शेयर शॉर्ट सर्किट कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, लोअर सर्किट मार रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है यार चीजें लेने की मार्केट में, बस चेष्टा करें एंड बी वाइज, स्टे कूल, विजन पिक्चर, साइनिंग आउट।